अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे भारत देश का जो बजट पेश हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें वो कौन सी बातें हैं जो हमारे काम की है। ये हर एक भारतीय को पता होना ज़रूरी है। और चूँकि हम इस्लाह मुआशरा का काम करते हैं तो ये चीज़ भी हमारे मुआशरे से जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि हमारे दीनी मेहनतों से भी जुड़ी हुई है कि अगर आपको ये पता हो कि बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है और आपके इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो क्या गवर्नमेंट ने जो नया तय किया है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चलती है, आप हर साल ITR पाबंदी से भरते हैं तो दावत की मेहनत के एतबार से है, दीनी तकाज़ों के एतबार से है, और भी बहुत सारे कामों के लिए हम दुनिया भर में सफ़र करते हैं तो उसमें हमारे लिए बहुत सारी सहूलतें, आसानियाँ पैदा हो जाती है। तो ये कोई सिर्फ़ दुनिया की बातें नहीं है, वरना बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों को ये भी शिकायत होती है कि ये कैसे मुफ्ती साहब है जो हमेशा दुनिया की ही बातें करते हैं। असल में वो बेचारों का मसला ये है, उनको ख़ुद को पूरा दीन पता नहीं है सही से। उन्होंने सिर्फ़ इशराक़ और चाश्त को और बस जो है इबादत की कुछ चीज़ों को दीन समझा हुआ है। बाकी दीन जो है ना, दीन वो सिर्फ़ दीन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। दीन समंदर की तरह से है। तो चाहे बजट हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये भी हमारे दीन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसमें फिर और एक चीज़ ये भी है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क का क़ायदा क्या है, क़ानून क्या है, वो भी हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनकम टैक्स क्या होता है, तो आपको फिर मेरी आगे की बातें पता समझ में आएगी जो बजट के अंदर आज पेश हुई है। इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी आमदनी होती है, जो इनकम आप करते हैं, चाहे वो बिज़नेस के ज़रिए से हो या फिर जॉब के ज़रिए से हो। यानी ये तकरीबन वही मसला है जो हमारे शरई मसाइल के अंदर जो है, जैसे इजारा के मसाइल होते हैं, तिजारत के, और इसी तरह से मुजारिबत और मुशारिकत से बिल्कुल सेम टू सेम उसी कंसेप्ट को इन लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। तो आमदनी के जो आपके ज़राए हैं, उन ज़राए से आपको जो आमदनी होती है उसमें से आपके ख़र्चे निकाल कर, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे ज़कात के मसाइल होते हैं। तो ज़कात के अंदर क्या होता है, जो आपकी ज़रूरियात है, जैसे आपके रहने का घर आपकी ज़रूरत है, भले वो 10 करोड़ का हो, इसी तरह से आपकी जो गाड़ी है भले वो 5 करोड़ की हो, और आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, सारी चीज़ें हैं, ये आपकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं। इनको छोड़कर और इनके अलावा जो आपके और अखराजात है, जो घर में खाने पीने की आपकी ज़रूरियात है, वो सारे ख़र्चे छोड़कर वो पैसा जो सिर्फ़ आपके बैंक अकाउंट में, यानी जो जैसे ज़कात के मसाइल है, जिस तरीके से जो आपके पास में कैश है या गोल्ड है या जो सिल्वर है, या इसी तरह से जो है जो आपका तिजारत के अंदर जो माल रूलिंग के अंदर है, तो ये सारे जैसे ज़कात के मसाइल है, सेम टू सेम इनकम टैक्स के मसाइल भी उन्होंने उसी एतबार से तय किए हुए हैं कि भाई जो आपकी ज़रूरियात है उसके अंदर ATC में आपको 1.5 लाख रुपये तक छूट दी जाती है, जिसके अंदर जैसे आपने अपने बच्चों के जो है ट्यूशन की फ़ीस भरी हुई है, जैसे आप घर का रेंट जो है वो पे करते हैं, इसी तरह से आप अपने माँ बाप के हर साल पाबंदी से उनका इंश्योरेंस लेते हैं हेल्थ का, या फिर आपने उनके मेडिकल के ऊपर ख़र्चा किया है, या अपने ख़ुद के ऊपर या अपने ख़ुद का आपने जो है इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें ATC, ATD और ATG के अंदर जो है ये बहुत सारे इसके अंदर उन्होंने छूट दी हुई है, जिसमें 1.5 लाख रुपये तक की आपको छूट होती है। तो टैक्स के जो है ना 2 रिजीम होते हैं, ये भी याद रखो। एक नया रिजीम जिसे न्यू रिजीम कहते हैं, वो अभी शुरू हुआ है 2 साल पहले ही, और वो ऐसा होता है कि जिसके अंदर आपको छूट नहीं चाहिए। तो उसमें गवर्नमेंट ने आज सीधा आपको 2 लाख रुपये की और छूट दी। यानी पहले उसका जो स्लैब था वो 5 लाख से शुरू होता था, अब जो है वो शुरू होगा 7 लाख से। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सालाना इनकम, जो आपकी आमदनी है, वो 7 लाख रुपये के अंदर है, तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा इनकम का, ये याद रखो न्यू रिजीम के अंदर। उसके अंदर आप जो है ना और फिर किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकते हो ATC वगैरह का। ये सिर्फ एकदम साफ है ये कि जिनको क्लेम नहीं करना है उनको सिर्फ अपना ITR भरना है। तो ऐसे जो लोग हैं, जिन लोगों की आमदनी 7 लाख रुपये तक सालाना है, अब ये चीज़ को समझो, आमदनी से मुराद ये है जैसे आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है तो उसमें वो हिसाब गवर्नमेंट के पास में होता है।
इसी तरह से आपने बैंक के अंदर जो है एफडी वगैरह बना के रखी है और उसका जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी गवर्नमेंट के नज़र में होता है। इसी तरह से आपके इनकम के, क्योंकि आज गवर्नमेंट ने आपके हर चीज़ को पैन कार्ड से जोड़ा हुआ है और आप जो भी काम करते हो, लेन देन करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, वो सारा का सारा गवर्नमेंट के नज़र में आता है। तो इसीलिए आपके जितने भी जो आपने जो है ना, क्योंकि अक्सर जो लोग जॉब करते हैं उनका जो है उनकी सैलरी तो उनके अकाउंट में ही आती है। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनके पास एक सर्टिफिकेट भी होता है कि भाई आमदनी, तो उसमें भी फिर वो गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, यानी अगर आप आपकी सैलरी आप बैंक अकाउंट में लेते हैं तो उसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट की आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है और इसी तरह से और दूसरी बहुत सारी योजनाओं के अंदर आपको 2,80,000 रुपये तक गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं। तो वो उसके लिए आपके इनकम का सर्टिफिकेट लगता है, तो आपकी तनख्वाह, तो मैं जो हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारे मस्जिदों के इमामों की भी जो तनख्वाह है ना, वो बैंक अकाउंट में आने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इमाम साहब का पूरा रिकॉर्ड उसके अंदर होता है और उनको इनकम का सर्टिफिकेट आसानी के साथ में वो पेश कर सकते हैं। ये नहीं होने की वजह से मुझे आप बताओ, आज मुसलमान जो है करोड़ों की तादाद में ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या क्या नहीं मिलती है। अभी मैं दिल्ली भी गया था तो पता चला कि हज़ारों करोड़ का जो बजट पहले मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन के अंदर आता था वो वापस जाने लगा, क्योंकि मुसलमान क्लेम ही नहीं करते थे उसके ऊपर। और नहीं क्लेम करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि ये बेचारों को कोई मालूमात देने वाला नहीं था। बहुत सारे लोगों ने जो है जो सूद के और बैंकों से लोन के हराम और नाजायज़ होने के फतावे दिए थे, बहुत सारे लोगों ने उसको जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलने वाली मुराआत है और गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी है और गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली जो फैसिलिटीज़ है उस पर भी सेम फतवों को ला के ठोक दिए। तो लोगों को लगा कि भाई जो चीज़ें गवर्नमेंट से मिल रही है, जैसे मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन की तरफ से मिलने वाला ताउन या उसकी तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप या उसकी तरफ से मिलने वाली सब्सिडी, ये सारी चीज़ों को भी हमने हराम और नाजायज़ समझ लिए और वो समझने की वजह से करोड़ों हज़ारों करोड़ के जो हमारे लिए पास होने वाले जो बिल होते थे वो ख़त्म ही कर दी गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि हम लेने ही नहीं जा रहे उनके पास में। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या आ रहा है, क्या स्कीमें हैं, क्या ऑफ़र्स है। अगर आप किसान हैं तो आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़, अभी इतनी सारी चीज़ें बजट के अंदर इन्होंने जो है आज बयान किए है। भाई किसानों को ये मिलेगा, आपको जो है ये फैसिलिटीज़, छोटे कारोबारी है, लेकिन हमको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। तो अब जो मेन हमारा मुद्दा है वो यही है कि हमारा हर काम जो है ना बैंक अकाउंट के थ्रू होने से हमको ये फ़ायदे होते हैं कि हमारा पूरा हिसाब किताब हमारे बैंक में है। चलो मुझे आप बताओ, इमाम साहब की तनख्वाह, अगर हर महीने किसी इमाम को अगर आप 20,000 रुपये भी तनख्वाह देते हैं तो भी वो इमाम साहब की तनख्वाह के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2,40,000 उनकी तनख्वाह होती है, वो टैक्स के किसी भी स्लैब में नहीं आती है। अभी तो मैं खाली न्यू रिजीम की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर 7 लाख रुपये तक अगर आपकी आमदनी होती है तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं रहेगा। अब टैक्स का जो पुराना रिजीम है उस पर हम बात करते हैं। उसके अंदर स्लैब, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अक्सर यानी ज़्यादातर लोग जो है वो पुराने रिजीम के अंदर ही ITR भरते हैं। और पुराना रिजीम क्या है वो बता देता हूँ मैं। उसमें ये होता है कि उसके अंदर जो है आपको 3 लाख से ऊपर, 3 लाख से अभी जो नया स्लैब बना है, अभी आज जो जिसका ऐलान हुआ है उस पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा। उसके अंदर उन्होंने जो है 3 लाख रुपये तक आपको छूट दी है। 3 लाख की अगर आपकी सालाना आमदनी है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं। उसके ऊपर भी अगर आपकी आमदनी 5 लाख तक भी जाती है तो उसमें 1.5 लाख रुपये को आप क्लेम कर सकते हो, तो उसके अंदर और भी आपको सहूलत मिल जाती है। तो उसमें ये जो पुराना रिजीम है उसके अंदर 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। अब 3 लाख के बाद में 3 लाख से लेके 6 लाख रुपये तक अगर आपकी आमदनी होती है तो ऊपर के जो 3 लाख है उसमें आपको सिर्फ 5% टैक्स देना पड़ेगा। अब उसका हिसाब आप लगा सकते हैं। 1 लाख के ऊपर जो है 5,000 के हिसाब से 15,000 रुपये वो आपका टैक्स हो रहा है। लेकिन अगर आप जो है ETC है, ATC है, ATD है और इसी तरह से जो है आप अपने CA साहब से जाके राय मशवरा ले सकते हैं किसके अंदर आप कितने पैसे उसमें बता सकते हैं, जिसके ज़रिए से उसका भी आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। और हमारे सैलरीज़ में वही होता है, 3 लाख रुपये तक तो हमारा TDS नहीं कटता है, 3 लाख के बाद में कटना शुरू हो जाता है।
तो फिर हमको TDS जो क्लेम करते हैं तो उसके अंदर चूँकि हमको दूसरा रिजीम लेना पड़ता है उसमें। तो इसमें हमारे लिए ये सहूलत है कि अगर आपको की आमदनी 6 लाख तक भी हो रही है तो आपका टैक्स जो है ऊपर के 3 लाख का 15,000 भी अगर है आप उसको भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पहले तो खाली जो नया स्लैब है वो पहले सुन लो आप। 3 लाख से 6 लाख रुपये तक 5% होगा और 6 से लेकर 9 लाख रुपये तक आपको 10% टैक्स लगेगा। अब इसको हम कैसे तकसीम करेंगे ये भी समझो। 3 लाख तक तो आपको जो है कोई टैक्स नहीं है, 3 के ऊपर 6 तक जो है 5% है और फिर 6 से लेके तो 9 तक ये जो ऊपर आपको लगने वाला टैक्स है वो है 10%। तो ये जो 10% है अब इसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा कि पहले 15,000 उसके ऊपर लग रहे थे हमको 3 लाख के ऊपर और अब बाकी के 3 लाख है उस पर 30,000, तो इस तरीके से ये हो गया 45,000। 45,000 का जो हमारा टैक्स हुआ। अब इसके अंदर भी फिर हम इसको भी जो है ATC, ATG, ATD वगैरह जो है उसके अंदर इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो आप अपने CA साहब से इसके बारे में राय मशवरा ले सकते हैं। अब उसके बाद आगे का जो है 9 लाख से लेके 12 लाख रुपये तक आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर ये भी वैसा ही है कि 9 लाख तक तो जो है जो 3 तक है उसमें आपको टैक्स नहीं है, 3 से 6 तक 5 है, 6 से 9 तक 10 है और 9 से लेकर तो 12 तक आपको 15% है। तो इस तरह से जो है फिर ये भी टैक्स का आप पूरा स्लैब देख सकते हो 12 लाख तक, और उसमें भी आप 1.5 लाख के लिए जो है उसके अंदर भी आप जो है क्लेम कर सकते हो। फिर 12 से लेके 15 लाख रुपये तक आपको 20% टैक्स है और 15 से लेके तो उसके ऊपर फिर अब जितनी भी आपकी आमदनी है, फिर चाहे वो करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, कितनी भी हो, आपको 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो अब हम इस पे से अपनी ख़ुद की आमदनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आप जो है हर महीने कितने रुपये कमाते हैं। तो अगर आपको आपकी ख़ुद की आमदनी, अरे यार ये गर्म हो रही है मेरी चाय जो है मैंने लेकर आया था साथ में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब आपको अपनी आमदनी के एतबार से, अब देखो हमारे ईमान वालों में तो अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो मुश्किल से सालाना जो है 3 लाख रुपये अपने सारे ख़र्चे है, घर की सारी ज़रूरियात है और जिनकी सैलरी वगैरह भी है तो उसके अंदर वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो वहाँ तक उनको टैक्स ही नहीं है, ये याद रखो। उसमें उनको लपड़े करने की, लोचे करने की, घोल घपले करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत मैंने देखा हुआ हूँ हमारे कौम के पास में एक तो तालीम की कमी होती है जिसकी वजह से जिसकी आमदनी 1 लाख रुपये भी नहीं है तो वो भी इनकम टैक्स की बातें करता है। उसको कुछ नई बाइक लेना है, गाड़ी लेना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप शोरूम से नई बाइक भी अगर लेते हैं ना, कुछ मसला नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि आपकी आमदनी अगर 3 लाख रुपये के अंदर है तो आप पे कोई टैक्स ही नहीं है। ऐसे ही तो हमने हर साल जो है ना पाबंदी से अपना ITR भरना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न जिसे कहते हैं। चाहे इनमें से आपकी आमदनी कितनी भी हो, आप अपने CA साहब से उसके बारे में राय लो, मशवरा लो। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, अगर आप हर साल पाबंदी से ITR भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो ना, तो जब आपको जो ITR मिलता है तो आप कहीं पे भी वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो फ़ौरन आपको वीज़ा मिलता है। मैं इतने मुल्कों का, मैंने 22 मुल्कों का सफ़र किया हूँ अब तक जो है ना, 22 मुल्कों का मेरा सफ़र हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसमें सबसे टफ़ जो वीज़ा था वो साउथ कोरिया का था। साउथ कोरिया वालों ने मुझे कहा था कि यूरोप का वीज़ा आपको मिल सकता है, लेकिन साउथ कोरिया के जो सवालात है और जो उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरे इनकम टैक्स रिटर्न की वजह से उन्होंने उसमें मेरी आमदनी चेक किए और ये चेक किए कि मैं हर साल पाबंदी से गवर्नमेंट को टैक्स भरता हूँ। तो उन्होंने मुझे पूरे अदब, एहतराम के साथ और पूरे रिस्पेक्ट के साथ 2 मरतबा मुझे वीज़ा दिए। और मैं आपको बता दूं, बग़ैर किसी एजेंट के मैंने ख़ुद ने उनके जो है कॉन्सुलेट में जाके वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। मैंने ख़ुद ने वहाँ जाके जो है मुंबई के अंदर महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पे उतर के वहाँ से टैक्सी के ज़रिए से जाना पड़ता था। मैं ख़ुद वहाँ पे, मुझे हालांकि ज़्यादा मरतबा जाना आना पड़ा, लेकिन तजुर्बा हुआ मुझे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या नहीं लगते हैं। लेकिन वीज़ा मुझे वहाँ का मिल गया सिर्फ़ और सिर्फ इसी बेस पर। बहुत सारे मुल्कों के जो वीज़ा मिलते हैं ना, वो ITR की वजह से ही। आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ है, वो लोग चेक करते हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हो और आपकी सालाना आमदनी कितनी है। वो आपका नाम आमाल होता है आमदनी का। अब हमारा मसला ये है,
बहुत सारे ईमान वाले ऐसे हैं आज तक उनके बैंकों में अकाउंट ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि बैंक में अकाउंट खोलना ही जायज़ नहीं है। इतना ऐसा तकवा भरा हुआ है, वो इसको तकवा समझते हैं, हालांकि ये तकवा नहीं है, इसको जिहालत कहते हैं, अनपढ़पन कहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। तकवा ये है आप बैंक का इंटरेस्ट मत लो, जो आ रहा है वो किसी को भी बग़ैर सवाब की नीयत के दे दो, ये आपका तकवा है। लेकिन वो एक ज़रूरत की चीज़ है, वो डॉक्यूमेंट के बग़ैर लोग जो है करोड़ोंपति हो चुके हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है, उनके अकाउंट ही नहीं है। अब उनको अमेरिका का वीज़ा चाहिए, अब अमेरिका का वीज़ा चाहिए या कहीं का भी वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए आपका जो है बैंक स्टेटमेंट लगेगा, क्या जो है 6 महीने का इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ होना चाहिए आपका। ये फ़ायदे होते हैं। उसके अलावा आप गवर्नमेंट की कोई आपको स्कीम लेना है, इसी तरह से कहीं पर आपको जो है गाड़ी वगैरह ख़रीदना है, क्रेडिट कार्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया हूँ कि मेरे पास में 20-20 लाख रुपये की जो लिमिट है उसके क्रेडिट कार्ड पड़े हुए है मेरे पास में। हालांकि मैं इंडिया के बाहर सफ़र कर रहा हूँ, मैं कहीं पे कितना भी खर्च कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारा जो देखा रिकॉर्ड, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े, और एक क्रेडिट कार्ड नहीं है मेरे पास, कम से कम 4-5 बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिसके टोटल अगर मैं मिलाऊँ तो 1 करोड़ रुपये से ऊपर के वो होते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के आपके। तो इसके लिए हर आदमी ने, ख़ास तौर पे दावत का जो लोग काम करने वाले हैं, उन्होंने तो पूरे पाबंदी से, अगर उनको किसी मुल्क में दीन के तकाज़े पे जाना है और उनका इरादा है कि भाई मैं भी सफ़र करूं, वैसे लोगों ने तो बिल्कुल भरना चाहिए। उससे सबसे बड़ी आसानी यही होती है, बग़ैर पैसे ख़र्चा किए कि आपको वीज़ा मिलते हैं, इतना याद रखो सिर्फ। और भी बहुत सारे चीज़ों के अंदर वो काम आता है, बहुत सारी, यानी वो इतनी काम की चीज़ है, उसके अंदर आपको गवर्नमेंट खुद सर्टिफिकेट वगैरह देती है। आपने देखे होंगे मेरे ऑफिस में, मैं जहाँ बैठता हूँ, मेरे पीछे जो बहुत सारे सर्टिफिकेट नज़र आते हैं, वो मुझे इनकम टैक्स वालों ने ही दिए हुए हैं कि भाई आप पूरे पाबंदियों के साथ में जो है टैक्स भरते हो और पूरे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अपना हिसाब किताब रखते हो। इसके लिए तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, और हम अपने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि उन्होंने जो है 15 लाख रुपये तक की ये लिमिट बढ़ा दी है 30% वाले स्लैब की, क्योंकि इससे पहले जो था वो सिर्फ 12 लाख रुपये तक था, और पहले बहुत ही ज़्यादा जो है पहले का जो स्लैब था उसके अंदर ऐसा था कि 2.5 लाख रुपये तक ही जो है पहला स्लैब होता था। अभी उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिए। पहले फिर 2.5 से 5 तक 5% था, अभी उसको 6 तक कर दिए। अब पहले जो है 5 से 10 तक में ही 20% होता था, अभी उसको 12 तक कर दिए। तो ये अच्छा फ़ायदा हुआ। और पहले जो है 10 से ही जो 30% है उसका स्लैब शुरू होता था, अभी जो है उसको बढ़ा के 15 कर दिए। तो ये हमारे लिए और भी सहूलत की बात हो गई। इसके लिए हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर है साहिबा है, उनका हम अपने मुल्क की गवर्नमेंट का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और मुल्क के तमाम लोगों को भी इस बजट के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और उसी के साथ में जो है हम आप तमाम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, ITR ज़रूर भरो, ITR ज़रूर भरो, ITR ज़रूर भरो। अपनी जितनी आमदनी इनकम है वो गवर्नमेंट को शो करो, उसमें आपको रात में सुकून की नींद आएगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका हर जगह पे मोस्ट वेलकम होगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको इज़्ज़त मिलेंगी, आपको हर मुल्क के वीज़ा मिलेंगे, एयरपोर्ट के ऊपर आपको ऐसी फैसिलिटीज़ और सहूलतें मिलेगी जो आम लोगों के लिए नहीं हैं। ये सब आपको इसी वजह से होंगी क्योंकि आप मुल्क की गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, और हर साल पाबंदी से जो है, और वो टैक्स इसलिए देना ज़रूरी है। हम टैक्स देंगे इसीलिए हमारे मुल्क में आज इतनी जो फैसिलिटीज़ हमको मिली हुई है, जैसे हमारे यहाँ बसें चलती हैं। दुनिया के और मुल्कों में जाओ आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, टैक्सी करना पड़ती है। अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बोले यार तुम्हारी मूछें बहुत बढ़ गई, मूछें कम कर दो तुम। अरे क्या मूछें कम करूँ मैं, यहाँ पे बार्बर की दुकान में 3,000 रुपये लग रहे हैं। 3,000 रुपये, अपने यहाँ पे उतने में पूरी दुकान डाल सकता है एक बेचारा गरीब। 3,000 में तो पूरा सामान आ जाएगा उसके दुकान का। तो ये ऐसी महंगाई है दुनिया में। हमारे यहाँ दिल्ली को मैं अभी गया था, जगह जगह पे जो मेट्रो का सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है, मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। ये मुल्कों में हर काम के लिए टैक्सी करना पड़ती है, और टैक्सी में बैठते ही 600-800 रुपये होते हैं, और जहाँ तक जाना है वहाँ तक के 1,000-1,500 रुपये। हमारे यहाँ पे इतनी सहूलतें हैं, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में कहीं पे भी सफ़र हो रहा है।
ट्रेनें हमारी जो है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे लंबी ट्रेनें इंडिया में ही चलती है। मुल्क के ये कोने से, मुंबई से लेके तो दिल्ली तक जा रहे हैं और टिकट आ रहा है 250 से 300 रुपये का, जिसकी कीमत होती है मुश्किल $3 से $4। कहीं पे भी इतना सस्ता टिकट नहीं है, याद रखो। तो गवर्नमेंट हमको ये सारी फैसिलिटीज़ और सहूलतें दे रही है, और हमारा अपना देश है वो। अगर किसी को दे भी रहे हैं तो हम अपने देश को, अपनी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इसलिए ITR पाबंदी से भरो, ठीक है। चलिए, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। जय हिंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।